वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 37। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि आकृति ने अनाया की डायरी पढ़ी थी और उसकी डायरी पढ़ने के बाद उसे बिना जज किए हुए एक्सेप्ट किया था। उस लड़की के बारे में पूछा था जिस लड़की का जिक्र उस डायरी में था, और उसके बाद जो है आकृति नीचे आ जाती है इन दोनों के लंच के लिए। अब हम आगे सुनते हैं। आकृति किचन में खड़े होकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत बुरा लग रहा था। इस बात का नहीं कि अनाया की लाइफ में कोई और था, इस बात का कि अनाया को कितनी तकलीफ़ हुई थी। अब हम जानते हैं कि उस डायरी में क्या था। जब आकृति ने उस डायरी के पहले पन्ने को खोला था तो उसमें लिखा था इश्क प्लस दिल बना हुआ था और लिखा था इबादत। इससे बहुत सारे लोग समझ पाएंगे कि अनाया का इश्क को लेकर क्या थॉट है। अब इसके बाद आकृति ने दूसरा पेज टर्न किया था जहाँ पर एक डेट लिखी हुई थी और किसी का जिक्र लिखा हुआ था, और डायरी में लिखा हुआ था, आज एक मेरे फ़ोन पर अननोन नंबर से फ़ोन आया। मैं कॉलेज में थी दोस्तों के साथ, मैंने वो कॉल उठाया नहीं। रात में मुझे फिर उसी नंबर से कॉल आया और मैंने उस लड़की को रिटर्न कॉल किया। सामने से आवाज़ आई हेलो, और मैं बालकनी में खड़ी हुई थी और ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही रुक गई हो। मुझे वो ठंडी सी जो हवा थी वो फील हो रही थी, उसका हेलो बोलना, और उस वक्त एक हवा का झोंका मेरे इधर से गुजरता है, वो फीलिंग, वो एहसास। लगा कि क्या आवाज़ थी। मैंने उससे बात की। उसने गलती से मुझे कॉल कर दिया था, पर उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि मैंने उसे अगले दिन फिर से कॉल किया, उसी वक्त उसी रात के टाइम पर। अब उस लड़की ने मुझे सामने से कहा कि कल तो उसने गलती से लगा दिया था, आज मैंने उसे कॉल क्यों किया है। तो मैंने कोई बहाना बना दिया कि मुझे उससे बात करनी थी, और अब वो लड़की जो है मुझसे बात कर रही थी। मुझे उसकी आवाज़ में बहुत सुकून सा फील हो रहा था, जो सुकून शायद मैंने माँ के जाने के बाद बहुत टाइम बाद फील किया था। उस लड़की से मेरी रोज़ाना बात होने लगी। हम दोनों एक दूसरे से घंटों तक बातें करने लगे। मैं उसे कॉल नहीं कर पाती थी, जब वो फ्री होती थी तब वो खुद ही मुझे कॉल करती थी। अब अनाया उस डायरी में सारा जिक्र करती है कि वो दोनों एक दूसरे से कितनी बातें करने लगे थे। वो लड़की अपनी हर दुख तकलीफ़, हर खुशी, जो भी चीज़ें करती थी वो सब बताने लगी थी। वो लड़की अपनी लाइफ में क्या करती है और आगे क्या क्या करना चाहती है, वो अनाया को हर एक चीज़ बताने लगी थी। और यही हाल अनाया का भी था। अनाया भी अपने दिन की हर एक छोटी से छोटी बात उस लड़की को बताती थी। लेकिन इस बात को 4 महीने गुजर चुके थे जब अनाया को ना तो उस लड़की का नाम पता था और ना ही उसने उसे देखा था, पर ये दोनों एक दूसरे से बातें करते थे। और जो नाम पता भी था, ये नाम इन्होंने एक दूसरे को जाने अनजाने में दिए थे। वो उसे अनामिका कहकर बुलाती थी क्योंकि उसे उसका नाम पता नहीं था। अब अनाया ने तो अपना रियल नाम बताया ही था, बस उस लड़की का रियल नाम उसे नहीं पता था। वो कहाँ की रहने वाली है ये भी नहीं पता था, ना ही उसे कभी देखा था। और अनाया को उसकी आवाज़ में ही इतना सुकून मिलता था कि उसने उससे कुछ भी जानना ज़रूरी नहीं समझा, ना ही उसे देखना। अब वो लड़की कहती है कि उसे अनाया से मिलना है। अनाया भी मिलने के लिए राजी थी। उस लड़की ने अनाया से ये शर्त रखी कि हम दोनों मिलेंगे पर एक दूसरे को देखेंगे नहीं। अनाया कहती है ठीक है। वो लड़की कहती है तुम्हें मुझे देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अनाया कहती है नहीं, तुम मेरी माँ के बाद वो पहली ये पर्सन हो जिसने मुझे इतना सुकून दिया है, जिसकी वजह से मैंने जीना शुरू किया है। मैं ना तुम्हारे साथ रहते रहते हर एक चीज़ फील करने लगी हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ये बारिश की बूंदें हो, ये हवा हो, ये धरती हो या आसमान हो, मैं सबसे बातें करने लगी हूँ तुम्हारे बारे में। मुझे तुम्हें देखने की कोई चाह नहीं है। तुम मिलना चाहती हो इसलिए मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम अगर कभी नहीं मिलना चाहोगी तो मुझे मिलना भी नहीं है। वो लड़की कहती है नहीं, मैं तुमसे बस एक बार मिलना चाहती हूँ। तो अनाया कहती है ठीक है,
अब उसने एक डेट मेंशन की थी जिस डेट पर ये मिलने वाले थे। आकृति ने इस वक्त तक इनकी जो 4 महीने में बातें हुई थी, जो हर एक नया नया कपल करता है, वो सभी बातें इनने की थी। लेकिन आकृति ने उसमें देखा था, ना ही इन्होंने वहाँ कोई वादा किया था, ना ही एक दूसरे से शिकायत की थी। वो रिश्ता एक अनकंडीशनल था और उसका कोई नाम भी नहीं था। ना उसे प्यार कहा जा सकता था, ना ही कुछ और। अट्रैक्शन तो वो था नहीं, क्योंकि एक नज़र इन्होंने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। अब आकृति जो है वो और चीज़ें याद करती है। वो आधे पन्ने के बाद की बातें थी, यानी कि इनके मिलने के बाद की बातें। अब वो उस डेट के बाद पढ़ना शुरू की थी और डायरी में कुछ यूँ था कि अनाया उस लड़की से मिलने के लिए जाती है। क्योंकि वो लड़की यहाँ नहीं आ सकती थी, इसीलिए अनाया उससे मिलने जाती है। उसकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी। अनाया वहाँ जाती है, उनसे एक जो कैफ़े रेस्टोरेंट उन्होंने बताया था उसी जगह मिलती है। इन्होंने एक दूसरे का फेस नहीं देखा था, बस वो अपना फेस कवर करके आई थी। अब वहाँ से ये दोनों अनाया की कार में आकर बैठते हैं और अनाया उसके साथ उस जगह जाती है जहाँ से इनका पूरा शहर दिखा करता था। अनाया उसके साथ वहाँ पर 4 घंटे 30 मिनट 35 सेकंड बिताती है। अनाया ने वो पूरा टाइम मेंशन किया हुआ था। अनाया ने उसके साथ जितने भी पल बिताए थे, जो भी बातें की थी, सभी बातों का जिक्र उस डायरी में उसने किया था, बताया था। अब आकृति जो है वो आगे वो चीज़ें सोच रही थी। वो लड़की जो है वो अनाया से बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करती थी, वो भी अनकंडीशनल। अनाया के साथ भी कुछ यही था। इन्हें एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए था, इन्हें इनका साथ बहुत पसंद था। अब अनाया उससे मिलने के बाद वहाँ से जाने का जिक्र करती है। वो लड़की उठती है और अनाया के पास आकर उसे हक कर लेती है। अनाया ने जब उसे हक किया था तो उसे ये फील हुआ था जैसे कि मानो उसके जिस्म से रूह ही निकल गई है और फिर एक बार फिर से अंदर आई है वो नया एहसास। वो सारी चीज़ें अनाया को बहुत अच्छे से फील हुई थी। अनाया को वैसे ही शादी में कभी बिलीव नहीं था। उस लड़की ने उससे प्यार में बिलीव कराया था। एक पर्सन कितना ट्रुथफुल हो सकता है उस बात पे यकीन दिलाया था। एक पर्सन कितना अंडरस्टैंडिंग, कितना सच्चा हो सकता है, उस लड़की ने अनाया को इस बात पर यकीन दिलाया था। अनाया जब कभी भी अपनी फैमिली या पापा की वजह से परेशान होती थी तो वो उस लड़की को सारी चीज़ें बताती थी और वो लड़की उसे बिना जज किए हुए सुन लेती थी और उसकी सारी बातों का हल बन जाती थी। अनाया कहीं ना कहीं उसे बहुत प्यार करने लगी थी। अब वो लड़की जो है उसे यूं ही हक करके रखती है। अनाया ने उसे काफ़ी देर तक हक किया था। ये लोग एक दूसरे को बिना कुछ बोले 27 मिनट तक हक करके रखे हुए थे। अब ये दोनों भी एक दूसरे से दूर होते हैं। दोनों की भी आंखें हल्की सी नम हो गई थी। अनाया कहती है, मैं जल्द मिलने आऊँगी। लड़की कहती है, मैं भी। और इतना कहकर जो अनाया है वो उसे उसके घर के थोड़ा दूर पर पास में ही ड्रॉप करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स को पता चले कि वो कहाँ किससे मिलने गई थी। और अनाया वहाँ से चली जाती है। वहाँ से लौटने के बाद अब अनाया अपनी कंपनी में थोड़ा बिज़ी हो रही थी और लेकिन वो मुझसे बात करती थी, उसकी सारी चीज़ें पूछती थी। लेकिन अनाया की परेशानी को देखते हुए, उसके बिजीनेस को देखते हुए उस लड़की ने उस अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम बताना कम कर दिया था। और एक रात की बात थी जब ये लोग बात कर रहे थे और उस लड़की का ये कहना था, तुम मुझे कल से कॉल मत करना। अनाया उससे पूछती है, क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, घर में कोई बात हुई है, मैं आ जाऊँ? तो वो लड़की कहती है, नहीं तुम मत आना। और इतना कहकर वो उसका कॉल कट कर देती है। अनाया जब फ़ोन करती है तो वो फ़ोन बंद आने लगता है। अनाया 14 दिन तक रोज़ उसे कॉल करती थी, उसका कोई कॉल नहीं लग रहा था। ऐसे ही कॉल वो करती रहती है और 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने बाद उसे मैसेज आता है, मुझे तुमसे मिलना है, क्या हम मिल सकते हैं? अनाया उस मैसेज को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अब अनाया तुरंत ही नेक्स्ट डे उससे मिलने के लिए चली जाती है। उस लड़की ने अनाया को जहाँ का एड्रेस दिया था, अनाया वहाँ पहुँच चुकी थी। अनाया के वहाँ पहुँचने के बाद कुछ ही देर में वो लड़की वहाँ पर आ जाती है। अब अनाया उस लड़की को देखकर कहती है, अनामिका, तुम मुझसे नाराज़ थी क्या? मुझसे कोई गलती हुई है? मैं ऑफिस में बिज़ी हो गई थी, लेकिन मैंने आपको पूरा टाइम दिया है। आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? अनामिका उसकी तरफ टर्न करती है और उसे हग कर लेती है और कहती है, नहीं, मैं
तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। अनाया कहती है, तो क्या बात है, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। वो लड़की अनाया के होठों पर फिंगर रखती है और कहती है, नहीं, मैंने कहा था ना, मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी। अनाया कहती है, ओके। इसके बाद जो अनाया है उससे कोई भी सवाल नहीं करती। जिसके बाद जो अनामिका है वो अनाया से कहती है, क्या मैं आपको देख सकती हूँ? अनाया कहती है, पर आपने प्रॉमिस किया था। तो अनामिका कहती है, आप मुझे देखना चाहें तो आप भी मुझे देख सकती हैं। अनाया कहती है, नहीं, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। आपको मुझे देखना है तो आप मुझे देख सकती हैं। अब जो अनाया है, जो उसने फेस कवर किया था वो हटाती है और अनामिका के सामने खड़ी हो जाती है। अनामिका उसे ही देख रही थी। वो उसके फेस पर अपना हाथ रखती है और उसकी आंखें जो है वो बंद करती है। उसके पूरे फेस को अपने हाथ में फील करती है। जिसके बाद जो अनाया है वो अपनी आईज़ ओपन करती है और वो अनामिका की आंखों में देखने लगती है। अब अनामिका वो अनाया की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम भी मुझे देख सकती हो। अनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, ओके। अब अनामिका जो है, जो उसने फेस कवर किया था, वो अपना जो स्टॉल है उसे हटाती है और अनामिका अनाया के सामने खड़ी हो जाती है और वो उसे आईज़ ओपन करने को कहती है। अनाया सिर्फ उसकी आंखों में देखती है और कहीं भी नहीं, उसके चेहरे को भी नहीं। इसके बाद जो है अनामिका उससे कहती है, क्या हुआ, मैं तुम्हें पसंद नहीं आई? तो अनाया अनामिका का हाथ अपने दिल पे रखती है और कहती है, शायद धड़कनें आपको जवाब दे दें। तो अनामिका जो है वो उसकी धड़कनें महसूस करने लगती है और यूं ही उसे हक कर कर खड़ी हो जाती है। अनाया उसके चेहरे को देखती है, उसे देखती है और कहती है, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत ज़्यादा प्यारी। तो अनामिका स्माइल करती है और कहती है, आप भी। उसके बाद जो अनाया है वो कहती है, पर आपने ये प्रॉमिस क्यों तोड़ा? तो अनामिका कहती है, कुछ भी नहीं। अनाया कहती है, सब ठीक तो है ना? अनामिका कहती है, हाँ सब ठीक है। तुमने कुछ खाया है? तो अनाया कहती है, नहीं। अनामिका कहती है, ऑर्डर करिए। अब ये लोग अपना जो डिनर है उसे ऑर्डर करते हैं। अनामिका अनाया के साथ डिनर करती है और डिनर करने के बाद जो है वो दोनों भी एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। ये सारी रात एक दूसरे को देखते हुए बातें करते हैं और उसके बाद जो अनाया है उसे ऑफिस से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसे 2 दिनों के लिए मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। अब जो अनाया है वो मना करती है, लेकिन अनामिका उसे समझाती है कि उसे जाना चाहिए, काम नहीं छोड़ा जाता। अनाया कहती है, पर तुम मुझसे बात करोगी ना? अनामिका कहती है, हाँ मैं आपसे बात करूँगी। अनाया कहती है, पर मेरा मन नहीं है तुम्हें छोड़कर जाने का। अनामिका कहती है, काम भी तो ज़रूरी है ना, पर तुम मुझसे एक वादा करो। अनाया कहती है, कैसा वादा? तुम्हें वादा क्यों चाहिए? अनामिका कहती है, प्लीज़ एक वादा। अनाया कहती है, बोलिए। तो अनामिका कहती है, तोड़ोगी नहीं ना आप? अनाया कहती है, नहीं तोड़ूंगी, बताइए। तभी जो अनामिका है वो अपना हाथ आगे करती है। अनाया भी उसके हाथ में हाथ देती है। अनामिका कहती है, आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप हमेशा अपना ख्याल रखेंगी और आपकी फैमिली में दादी है ना, उनका भी, और वो छोटी बहन अक्षु, उसका भी। अनाया कहती है, हाँ पर आप ये सब क्यों कह रही हैं? मैं ना यहाँ से जाते ही दादी से आपके बारे में बात करूँगी। तो अनामिका कहती है, अभी नहीं, बाद में। अनाया कहती है, मैं कर लूँगी, आप बताइए ना, दादी को लेकर आ जाऊँगी आपके घर, वो बात कर लेंगी। अनामिका कहती है, अभी नहीं, सही वक्त नहीं है। अनाया कहती है, ठीक है, मैं कॉल करूँगी। तो अनामिका कहती है, नहीं, जब मैं करूँ तभी। अनाया कहती है, ओके मैं इंतज़ार करूँगी। अनाया कहती है, आप जाएंगी तो नहीं ना? अनामिका उसके हाथ में हाथ टाइटली होल्ड करती है और कहती है, ये वादा करो कि हमेशा हमेशा अपना ध्यान रखोगी, कभी भी खुद को कोई तकलीफ़ नहीं दोगी, और हाँ, हमेशा मुझे प्राउड फील करवाओगी, आगे बढ़ोगी, जो भी तुमने सपने देखे हैं या पूरे करने हैं उन्हें करोगी।
करोगी ना? अपनी माँ का हर ख्वाब पूरा करोगी ना? और मेरा भी? तो अनाया कहती है, हाँ मैं करूँगी, पर आपको मुझसे ये वादा क्यों चाहिए? तभी अनामिका कहती मुझे तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखना है ना? तो अनाया कहती है, हाँ मैं करूँगी। अनामिका कहती है, "हम्म, अब कुछ देर सो जाते हैं, तुम्हें निकलना भी है ना?" अनाया कहती है, ठीक है। अब जो अनामिका है वो अनाया के करीब रहती है। ये दोनों एक दूसरे को उस वक्त बहुत टाइटली हग करते हैं और उसके बाद जो अनाया है वो सो जाती है। तभी जो अनामिका है उसका फ़ोन रिंग होता है। अनामिका जैसे ही कॉल पिक करती है, उसके घर से कॉल था और सामने वाले जो पर्सन थे वो कहते हैं, अनामिका तुम जहाँ कहीं भी हो यहीं आ जाओ, अगर हम वहाँ आए ना तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारी उस लड़की को भी। अनामिका जैसे ही ये सुनती है वो कॉल कट कर देती है, एक नज़र अनाया की तरफ देखती है और उसके बाद वो वहाँ पर जल्दी से अनाया की जो पॉकेट डायरी थी उसे देखती है, उसका पेन निकालती है और उस पर एक नंबर लिखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ जब अनाया की नींद खुलती है तो देखती है कि अनामिका वहाँ नहीं है। उसे लगता है कि अनामिका वॉशरूम में होगी। वो उसे आवाज़ देती है, ढूंढती है, पर वहाँ उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अनाया जैसी थी वैसी ही उठती है, तुरंत ही अपना बैग लेती है और वहाँ से निकलती है। अनामिका को हर जगह ढूंढने लगती है। जिसके बाद जो है वो फ़ोन करती है, फ़ोन भी नहीं लग रहा था, फ़ोन ऑफ आ रहा था। अब अनाया पूरा एक हफ्ता उसी शहर में बिताती है, पर उसे अनामिका का कुछ पता नहीं चलता, ना ही कांटेक्ट। उसके अलावा उसके पास किसी का नंबर नहीं था और अनाया को तो ये पता ही नहीं था कि उसकी पॉकेट डायरी में वो एक नंबर है। अब अनाया उस वक्त पॉकेट डायरी भले क्यों ही चेक करती। अनाया का वहाँ एक हफ्ता गुजर जाता है। यहाँ अनाया की दादी भी बीमार हो जाती हैं, वो परेशान हो जाती हैं कि अनाया कहाँ है। तो अनाया को घर लौटना पड़ता है। जब वो घर लौटती है तो दादी से मिलती है, दादी से बात करती है, उन्हें सारी चीज़ें बताती है, दादी उसे समझाती हैं और दादी को भी समझ नहीं आता कि कौन थी वो लड़की जो हवा की तरह आई और चली भी गई और अनाया को इस तरह से कर गई। दादी को अनाया के लिए बहुत फिक्र हो रही थी। अब अनाया अपने रूम में जाती है, वो अपना जो बैग वगैरह जितने भी कपड़े थे जो एक हफ्ते के थे वो सारे भी ड्राई क्लीन कराने के लिए दे देती है। अनाया को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन उसे उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसने फेस तो देखा था पर आमने सामने, उसके पास उसकी कोई भी फ़ोटो भी नहीं थी। अब 1 महीने बाद वहाँ पे उसका ध्यान उसकी पॉकेट डायरी पे जाता है जो कि ड्रॉअर के अंदर रखी हुई थी, जो अनाया को उस वक्त मिलती है जब वो कुछ ढूंढ रही थी। अनाया उस पॉकेट डायरी को निकालती है और उसे उसमें से एक नंबर मिलता है जो कि उस खाली पेज पर लिखा हुआ था और लिखा था कॉल। जब अनाया उसको देखती है तो वो समझ जाती है कि ये अनामिका ने ही लिखा होगा और अनाया उस नंबर पर कॉल करती है। अब वो जैसे ही फ़ोन रिंग होता है, एक बार में कॉल नहीं उठती, दोबारा फ़ोन रिंग होता है, कॉल उठती है। सामने से आवाज़ आती है, हेलो कौन? अनाया कहती है, हेलो मैं अनाया बोल रही हूँ, ये नंबर मुझे अनामिका ने लिख के दिया था। आप अनामिका को जानती हैं? आप कौन बोल रही हैं? क्या आप मेरी अनामिका से बात करवा सकती हैं? उसने इतना पूछा ही था कि तभी वो लड़की कहती है, अनामिका से आपकी बात नहीं हो सकती। हाँ, ये नंबर अनामिका ने ही आपको दिया होगा, मैं अनामिका की फ्रेंड बात कर रही हूँ। और वो अनाया को बताती है कि अब आपकी अनामिका से बात कभी भी नहीं हो सकती। अनाया कहती है, क्यों नहीं हो सकती? उनकी फैमिली ने कुछ किया है, मुझे बताइए, मैं सब ठीक कर दूँगी। एक बार, बस एक बार मेरी बात करा दीजिए। मैं 1 महीने से ट्राई कर रही हूँ, मेरी कोई बात नहीं हो पा रही है। आप प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी एक बार बात करा दीजिए। मैं आपकी फ्रेंड को जहाँ कहीं भी होगी वहाँ से बचा लूँगी। आप प्लीज़ प्लीज़ मेरी एक बार बात करा दीजिए। मैं पल पल मर रही हूँ, बस एक बार बात करा दीजिए। सामने जो लड़की है वो भी रोने लगती है और कहती है, मैं नहीं करा सकती आपकी बात, अनामिका नहीं है, अनामिका नहीं है। अनाया कहती है, आप क्या बकवास कर रही हैं? आपको पता भी है आप क्या बोले जा रही हैं? आप उनकी फ्रेंड है तो कुछ भी बोलेंगी। देखिए, मैं उनसे आपकी कंप्लेन करूँगी, मैं आपको नहीं जानती, आप प्लीज़ एक बार मेरी बात करा दीजिए। तभी वो लड़की अनाया को सारी चीज़ें बताती है और बताती है कि उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचने वाले थे और अनामिका ने उस वक्त वहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले उससे ही कांटेक्ट किया था। और वहाँ से निकलने के बाद अनामिका के साथ एक हादसा हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि उसके फैमिली वाले आपको जान जाएं, वो नहीं चाहती थी कि आप पर कोई भी प्रॉब्लम आए।
और वो वहाँ से निकल गई थी। उसने अपना फ़ोन भी मुझसे बात करने के बाद तोड़ दिया था और फिर वो हादसा हुआ और सबकी लाइफ चेंज हो गई और अनामिका अब नहीं है। आप चाहें तो मैं आपको उसकी एक फ़ोटो दे सकती हूँ। इसके अलावा मेरे पास अनामिका का कुछ भी नहीं है। उसके घर वालों ने मुझे उससे आखिरी वक्त पर भी नहीं मिलने दिया। तो अनाया की तो दुनिया ही उजड़ जाती है। अनाया का जो फ़ोन था वो हाथ से छूट जाता है। सामने जो लड़की है वो कहती है, हेलो हेलो अनाया। अनाया का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अनाया एकदम नम हो चुकी थी। अनाया की दुनिया ब्लैंक। और उस वक्त जो जिक्र था, इसी वजह से आकृति की आंखों में इतने आंसू थे। आकृति उस वक्त अनाया का जो पेन था उसे महसूस कर पा रही थी और यही सब था जो डायरी में था। अनाया ने उस पल को खुद से निकालने के लिए, क्योंकि कभी वो कह नहीं पाई थी किसी से, इसलिए उस निकालने के लिए उस डायरी में जिक्र किया था। और फिर जब उसे आकृति के लिए फीलिंग्स आई तो उसने उसे उसमें लिखा और ये भी लिखा कि अनामिका, तुम्हारे बाद ये पहली और आखिरी लड़की है जिसे मैंने प्यार किया है और तुम्हारी मेरी लाइफ में एक अलग जगह है, लेकिन तुम उस दिल में सेफ हो क्योंकि ये लड़की मुझे जज नहीं करती, तुम्हारी तरह ही मुझे सुनती है और मुझे अच्छा लगता है। मैं आकृति से प्यार करने लगी हूँ और क्या तुम मुझे इसकी इजाज़त दोगी? और अनाया ने इजाज़त लेने के बाद आकृति से अपने दिल की बात कही थी और आकृति अब किचन में खड़े होकर अभी भी रो रही थी। कंटिन्यूसली इस बात के बारे में सोचे जा रही थी। अनाया का दर्द उसे महसूस हो रहा था। यहाँ जो अनाया है वो देखती है कि काफ़ी देर हो चुकी है पर आकृति अब भी आई नहीं है। अनाया नीचे आती है और किचन में जाती है तो देखती है कि आकृति रो रही है। अनाया उसके पास आती है और कहती है, आकृति आर यू ओके? आप मुझसे नाराज़ है ना? तो आकृति उसे टाइटली हग कर लेती है और रोने लग जाती है। अनाया आकृति को रोता देख उससे भी हैंडल नहीं होता और वो भी रोने लग जाती है। वो अभी अभी जस्ट रूम से रिलैक्स होकर रोकर ही आ रही थी, लेकिन आकृति को पेन में देखकर उसे फिर से पेन होने लगता है और वो रोने लग जाती है। ये दोनों भी एक दूसरे को हक कर कर रोए जा रहे थे। लब का पहला स्टेज होता है अपने सामने वाले पर्सन को एज इट इज़ जैसा है एक्सेप्ट करना। हम सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करते हैं, फिर ट्रस्ट आता है, लॉयल्टी आती है। देखते हैं कि जितने फेज़ होते हैं वो कैसे निकलते हैं। अब यहाँ आकृति ने अनाया को एक्सेप्ट कर लिया और अनाया ने भी अपने दिल की हर एक बात आकृति से कह दी थी, जो पास्ट था, जो प्रेजेंट है और सारी चीज़ें। और यही वजह थी कि अनाया किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। उसका पहला प्रॉमिस उसकी मॉम से था और दूसरा उसके फर्स्ट लव से, जिससे वो आज भी प्यार करती थी। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और जैसे ये कहानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिल्मी लगे तो आई एम सॉरी, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये अनाया की लाइफ का एक हिस्सा था जो उसने छुपा कर रखा था और खोला भी था तो सिर्फ आकृति के सामने। इट्स हर लाइफ, तो वी कांट जज एनीवन। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी, बुरी लगी, अच्छी लगी, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।